कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अद्विका तैयार होकर जब नीचे आती है तो सभी उसे देखते रह जाते हैं। नई नवेदी दुल्हन बेहद खूबसूरत लग रही थी। सावित्री जी उसके कान के पीछे अपने आँखों से काजल निकाल कर लगाते हुए किसी की नज़र ना लगे, अद्विका झुककर उन्हें प्रणाम करती है। सावित्री जी आशीर्वाद देते हुए, अभी आप ज़्यादा मत झुकिए, रुद्रांश ने बताया है कि अभी आपका जख्म पूरा सही नहीं हुआ है। अद्विका बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। रुद्रांश की बड़ी चाची, आज नई दुल्हन के हाथों रसोई की रस्म होती है, दुल्हन खाना तो बना लेती है ना? अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। सावित्री जी उसे किचन में ले जाकर पूजा करवा कर केवल खीर बनाने को कहती हैं, बाकी खाना मेड को कह दिया बनाने को। अद्विका बोली, मैं बना लूँगी काकी। सावित्री जी बोली, पहली बात, मैं रुद्रांश की माँ हूँ तो तुम भी मुझे माँ ही कहोगी, और दूसरी, अभी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप कोई काम नहीं करेंगी। बस आज रस्म है इसलिए केवल खीर बना दीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अद्विका मुस्कुराते हुए, ओके माँ, जैसा आप कहें। वो खीर बनाने लगती है। खीर बनाने के बाद बाकी खाना भी तैयार हो चुका था। अद्विका मेड की हेल्प से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सावित्री जी सबको खाने पर बुलाती हैं। रुद्रांश बाहर गार्डन में था, थोड़ी देर में वो भी आ जाता है। अद्विका को साड़ी में देख कुछ पल तो वो उसे देखता ही रह जाता है। पीछे से उसके चाचा का बेटा हल्के से पीठ पर थपथपाते हुए, भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं। रुद्रांश खोया हुआ, बहुत खूबसूरत। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने क्या कहा। वो अपने भाई को घूर कर देखता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। अद्विका सबके प्लेट में सर्व करती है। जब वो रुद्रांश के प्लेट में सर्व कर रही थी, रुद्रांश धीरे से अपना हाथ उसकी खुली कमर पर सहलाने लगता है। अद्विका चिढ़ जाती है। सावित्री जी बोली, क्या हुआ बेटा? अद्विका बोली, कुछ नहीं माँ, आप और कुछ लेंगी? सावित्री जी बोली, नहीं बेटा, चलिए आप भी बैठ जाइए। अद्विका बोली, आप लोग कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। रुद्रांश उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए, आप अभी नाश्ता कर रहे हैं और हमेशा सबके साथ ही करना होगा। अद्विका बोली, लेकिन? रुद्रांश उसके पेट में खाना निकालते हुए, खाकर दवाई भी लेनी है, चुपचाप खाइए। अद्विका भी सबके साथ बैठकर खाने लगती है। ये बात रुद्रांश के चाचा चाची को पसंद नहीं आती, लेकिन रुद्रांश के डर से वो लोग कुछ नहीं बोलते। रुद्रांश खाते हुए अद्विका का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। अद्विका सबकी तरफ देखती है, सबका ध्यान अपने खाने में था। वो एक दो बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्रांश और मजबूती से पकड़ लेता है। सभी लोग खीर खाते हुए खीर की बहुत तारीफ करते हैं। रुद्रांश भी खीर खाते हुए अद्विका की तरफ बहुत अच्छा लगने का इशारा कर देता है। अद्विका मुस्कुरा देती है। सबके खाने के बाद सावित्री जी अद्विका को एक कंगन का सेट देती हैं। चाचा चाची कुछ पैसे देते हैं। सावित्री जी, रुद्रांश, तूने बहू के लिए कुछ नहीं लाया? रुद्रांश बोला, इनका गिफ्ट स्पेशल है माँ, मैं बाद में दे दूँगा। कुछ देर बाद सारे गेस्ट अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। सावित्री जी सबको गिफ्ट देकर विदा करती हैं। रुद्रांश ऑफिस का काम देखने बाहर चला जाता है। अद्विका दवा लेकर आराम कर रही थी। रुद्रांश शाम को लौटता है। उस वक्त अद्विका सावित्री जी हाल में बैठे बातें कर रहे थे। रुद्रांश एक पेपर अद्विका की तरफ बढ़ाते हुए, ये आपके रसोई का तोहफा। अद्विका बोली, लेकिन ये है क्या? रुद्रांश बोला, खोल कर देखिए। अद्विका उसे खोल कर देखती है। रुद्रांश ने अपनी कंपनी के 50% शेयर अद्विका के नाम किए हुए थे। अद्विका बोली, ये क्या है, मैं इसका क्या करूँगी? रुद्रांश बोला, वैसे भी जो भी मेरा है वो आपका ही है, लेकिन ये 50% मैंने इसलिए आपके नाम किए हैं ताकि जिस नाम से मैंने ये ब्रांड शुरू किया था वो नाम पार्टनरशिप में भी हो। सावित्री जी बोली, रख लो बेटा, तुम्हारा हक है, इस कंपनी को शुरू करने में तुम्हारा ही हाथ है। अद्विका हड़बड़ाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं रख लेती हूँ, कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, सच में जगदीश भाई साहब ने बड़ी अच्छी परवरिश की है। जहाँ आजकल सगे भाई भी थोड़े थोड़े पैसों और जायदाद के लिए एक दूसरे को मारने में नहीं हिचकते, वहीं पर इस लड़की ने अपने 50 लाख बिना किसी शर्त के तुम्हें दे दिए।
जबकि उस समय तुमने इतनी बुरी तरीके से उसे धोखा दिया था। रुद्रांश बोला, ये तो मुझे पता ही नहीं चलता माँ, लेकिन जब आपने बताया कि जगदीश बाबा ने रुपए दिए तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनके पास इतने रुपए आए कहाँ से। इसलिए मैंने पता लगाया तो पता चला कि अद्विका ने 2 सॉफ्टवेयर गेम बनाया था जिसकी कीमत उस समय करोड़ों में थी, लेकिन अद्विका ने जल्दबाजी में मुझे पैसे अरेंज करने के लिए 50 लाख में ही दोनों गेम एक कंपनी को बेच दिए। सावित्री जी बोली, इसलिए तो तुम्हारी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की, क्योंकि उसमें पैसे किसी के मेहनत के थे, निस्वार्थ प्यार के थे। ऐसे ही बड़े अच्छे से दिनों गुजरने लगे। रुद्रांश अद्विका का ख्याल भी रखता और अपने ऑफिस के वर्क को भी देख रहा था। लगभग 1 महीने बाद अद्विका ठीक हो चुकी थी। तब सावित्री जी ने इन दोनों को कहीं घुमाने को कहा। रुद्रांश अद्विका के साथ स्विट्जरलैंड के लिए निकल गया। स्विट्जरलैंड प्रेमी जोड़ों के लिए बेहद खूबसूरत जगह है। अद्विका और रुद्रांश ने वहाँ हर जगह घूमा। बहुत सारे एडवेंचर भी इन लोगों ने एंजॉय किए। अद्विका अगले हफ्ते से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी। स्विट्जरलैंड में आए हुए इन लोगों को 2 दिन हो चुके थे। रुद्रांश फर्स्ट नाइट के बाद से अद्विका के इतने करीब नहीं आया था। अद्विका इस बात को समझ रही थी, लेकिन अब वो ठीक थी, इसलिए उसने उस दिन घूमने जाने से पहले होटल मैनेजर से बात कर अपने रूम को सजाने को कह रुद्रांश के साथ घूमने चली गई। रात को जब दोनों लौट कर आए तो अद्विका 10 मिनट रुद्रांश को दरवाजे के बाहर रुकने को कहकर कमरे के अंदर चली गई। कमरा बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। अद्विका ने जाकर अपने कपड़े चेंज किए। रुद्रांश बोला, जान और कितना वक्त लगेगा, आप क्या कर रही हैं? अद्विका दरवाज़ा खोल देती है। रुद्रांश एक पल के लिए खो जाता है। अद्विका ने डिजाइनर साड़ी पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्रांश उसके पास आते हुए उसे कमर से पकड़कर अपने पास कर लेता है और पीछे हाथ करते हुए दरवाज़ा बंद कर लॉक कर देता है। तभी उसकी नज़र कमरे की सजावट पर जाती है। वो अद्विका की आंखों में देखते हुए, ये सब आपने कब किया? अद्विका बोली, मैंने पहले ही होटल के मैनेजर को बोल दिया था सारी तैयारी करवाने को। रुद्रांश बोला, आज तो मेरे दिल पर बिजली गिरा रही हैं, कैसे संभालूं खुद को? अद्विका अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालते हुए, संभालने की ज़रूरत ही क्या है? रुद्रांश अद्विका के गर्दन पर अपने होठ रखते हुए, डर लग रहा है कहीं खुद को नहीं संभाल पाया तो, कहीं फिर से तकलीफ़ ना दे दूं आपको। अद्विका बोली, अब मैं ठीक हूँ, इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तो आपके प्यार के लिए तड़प रही हूँ। रुद्रांश ये सुनते ही अपने सब्र के बात तोड़ देता है। अद्विका के कंधे पर चूमते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में ले उसके होठों पर झुक जाता है। अद्विका के हाथ उसकी पीठ पर कस जाते हैं। रुद्रांश उसके होठों को लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद रुद्रांश अद्विका से अलग होकर उसे देखता है। अद्विका शर्मा कर अपना सर उसके सीने में छुपा लेती है। रुद्रांश उसे गोद में उठाकर बेड पर लाता है और रुद्रांश हाथ बढ़ाकर स्विच ऑफ कर देता है। अब कमरे में केवल छोटे छोटे कैंडल की रोशनी थी जिसकी खुशबू कमरे में चारों तरफ फैल रही थी। अपना इश्क मुकम्मल करने की चाहत दोनों के दिल में उतर रही थी। अद्विका रुद्रांश के साथ अपनी मोहब्बत की दुनिया में गुम थी। रात के जाने किस पहर में दोनों थक कर एक दूसरे की आगोश में सो रहे थे। रुद्रांश ने दोनों को कंबल से कवर कर लिया था। अगली सुबह रुद्रांश की नींद 10 बजे खुलती है। अद्विका अभी भी सुकून से उसके सीने पे सर रख के बेफिक्र होकर सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शायद रुद्रांश के संपूर्ण मोहब्बत ने उसके हर जख्म को भर दिया था। जिस मोहब्बत को पाने की कल्पना उसने सालों पहले छोड़ दी थी, आज वो मुकम्मल हो चुका था। उसका प्यार हमसफ़र बनकर हमेशा के लिए उसके साथ था, जिसकी बाहों में वो सेफ थी। रुद्रांश उसके माथे को चूमते हुए धीरे से तकिए पर सर रखकर अच्छे से सुलाता है। हल्का कंबल उठाकर उसकी गर्दन को देखता है जहाँ उसकी मोहब्बत के निशान साफ साफ नज़र आ रहे थे। रुद्रांश धीरे से अपने हाथों से उन निशानों को छूते हुए मुस्कुरा देता है। वो उठकर बाथरूम में जाकर बाथटब में हल्का गुनगुना पानी भरता है। ब्रश करने के बाद वो आकर अद्विका को उठाने की कोशिश करता है। अद्विका खुली आंखों से, मुझसे नहीं उठा जाएगा, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेता है। अद्विका अपनी आंखें खोलते हुए, क्या कर रहे हैं, मुझे सोना है।
रुद्रांश बोला, सो लीजिएगा लेकिन पहले फ्रेश होकर कुछ खा लीजिए, 10 बज चुके हैं। कहते हुए वो वॉशरूम में आकर अद्विका को बाथटब में डालता है। रुद्रांश उसके साथ बाथटब में आते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में ले चूमने लगता है। फिर उसे बाथरोब पहनाकर कमरे में लेकर आता है। उसने अपनी कमर में तौलिया लपेट रखा था। अद्विका बेड पर बैठते ही सोने लगती है। रुद्रांश उसे खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए, पहले कुछ खा लीजिए नहीं तो वीकनेस हो जाएगी। अद्विका उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके सीने से चिपक जाती है। रुद्रांश कॉल करके खाने का ऑर्डर कर देता है। फिर अद्विका को बेड पर बैठाकर एक तौलिए से उसका बाल पोंछता है। अद्विका उसके हाथों से तौलिया लेते हुए, आप पहले कपड़े पहन लीजिए, वेटर खाना लेकर आता होगा। रुद्रांश एक लोअर और टी शर्ट पहन लेता है। तब तक दरवाजे पर दस्तक होती है। रुद्रांश दरवाज़ा खोलकर खाना ले लेता है और एक बेडशीट भेजने को कहता है। दरवाज़ा लॉक कर खाना टेबल पर रखते हुए अद्विका को उठाकर ले जाता है। उसे अपनी गोद में बैठाकर दोनों खाना खाते हैं। अद्विका बेड पर लेट जाती है। रुद्रांश उसके पास लेटते हुए, ज़्यादा दर्द हो रहा है? अद्विका उससे लिपटते हुए, नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है। रुद्रांश उसके पीठ पर अपने हाथों से रब करते हुए माथे पर घिस कर अपने सीने से लगाकर उसे सुला लेता है। कुछ देर में उसे भी नींद आ जाती है। शाम के 5 बजे अद्विका की नींद खुलती है। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। वो अधखुली आंखों से रुद्रांश का चेहरा देखती है। इस वक्त रुद्रांश सोया हुआ बहुत क्यूट लग रहा था। अद्विका मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसके चेहरे को छूती है। अपना सर थोड़ा ऊपर कर उसके होठों को अपने होठों से छू लेती है। रुद्रांश उसे और टाइट पकड़ते हुए, जान, मुझे इस तरह से छेड़ेंगी तो आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा। अद्विका हड़बड़ाते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। रुद्रांश अपने हाथों को उसके कमर पर चलाते हुए, क्या हुआ, बस इतने में ही डर गई? अद्विका बोली, रुद्रांश उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए, जब आप इस तरह से मेरा नाम लेती हैं, मेरे नाम से भी मुझे प्यार हो जाता है। जब आप इस तरह से शर्माती हैं तो खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है। अद्विका की पलकें शर्म से बोझिल हो जाती हैं। रुद्रांश उसकी बंद पलकों को चूम लेता है। अद्विका के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अद्विका फिर से अपनी मोहब्बत में डुबकी लगाने लगी थी। रात के 10 बज चुके थे लेकिन रुद्रांश अद्विका में खोया हुआ था। रुद्रांश को याद आता है कि दोनों ने खाना भी नहीं खाया है। उन्होंने दोपहर को ही लंच किया था। उसके बाद अद्विका सो गई थी। रुद्रांश कॉल करके खाना ऑर्डर करता है और साथ में 2 गिलास दूध भी भेजने को कहता है। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक होता है। वो खाना लेकर दरवाज़ा बंद करते हुए बेड पर आ जाता है। अद्विका को अपनी गोद में उठाते हुए, जान, थोड़ा सा खा लीजिए। अद्विका बोली, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ सोने दीजिए। रुद्रांश बोला, मैं खिला रहा हूँ ना। अद्विका उसके सीने से लगे बैठे हुए खाना खाती है। उसे कोई होश नहीं था। रुद्रांश उसे किसी तरह खिलाकर ज़बरदस्ती दूध पिलाता है। बेड पर से बर्तन हटाकर अद्विका को सुला देता है। अपने हाथ धोकर आने के बाद उसे अपनी बाहों में लेकर वो भी सो जाता है। ऐसे ही इनके बाकी के 2 दिन और कट जाते हैं। रुद्रांश जी भर कर अद्विका पर प्यार लुटाता है लेकिन साथ में उसका ख्याल भी बहुत रखता था कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। दुनिया जहान को भूल कर दोनों एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। आज वो दोनों इंडिया लौट रहे थे। रुद्रांश ने अभी तक अपनी शादी और रिसेप्शन में मीडिया को नहीं आने दिया था लेकिन मीडिया को खबर तो लग चुकी थी कि रुद्रांश ओबराय शादी कर चुका है। इसलिए एयरपोर्ट पर निकलते ही मीडिया का भीड़ उन दोनों के सामने होता है। रुद्रांश अपने बॉडीगार्ड को मीडिया को हटाने का ऑर्डर दे अद्विका का चेहरा अपने सीने में छुपाए गाड़ी में बैठ जाता है। रुद्रांश इस वक्त बिजनेस जगत का उभरता सितारा था। इस कारण उसके दुश्मन भी बहुत थे। वो अभी अपने मैरिज लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता था। इसलिए वो अद्विका का चेहरा भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। अद्विका उसकी कमजोरी थी। ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि दुश्मन को पता चलते ही उसका फ़ायदा वो बखूबी उठाएंगे। अद्विका अभी अभी मौत के मुंह से लौटी थी। वो फिर से ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि उसकी जान पर बन आए। दोनों जब घर पहुंचते हैं तब सावित्री जी दोनों की नज़र उतारते हुए दोनों को गले से लगा लेती हैं। इन 8 दिनों में ही घर सूना सूना लग रहा था।
जगदीश जी भी मिलने आए हुए थे। समय गुजरने लगता है, रुद्रांश का ऑफिस बनकर भी तैयार हो जाता है। इस बीच रुद्रांश को 1-2 बार लंदन भी जाना पड़ा, लेकिन वहाँ अद्विका को लेकर गया था। अद्विका से दूर होना अब जैसे उसे अपनी सांसों से दूर होना लगता था। अद्विका ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो अभी दिल्ली में ही पोस्टिंग थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। सूरज के पापा मिस्टर कैलाश जी उनकी शादी और एंगेजमेंट में आए थे, जिस कारण रुद्रांश से उनकी जान पहचान भी अच्छी खासी हो गई थी। शादी के 1 साल हो चुके थे। उनकी मैरिज एनिवर्सरी के दिन उनके दोस्त फैमिली सब आए हुए थे। रुद्रांश के शादी के 2 महीने बाद सूरज और शिवानी की शादी भी हो चुकी थी। इधर कुछ दिनों से अद्विका की तबीयत सही नहीं लग रही थी। आज भी सुबह से ही उसे चक्कर आ रहे थे और एक बार उल्टी भी हो चुकी थी। रुद्रांश परेशान हो गया था। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद किए हुए था और अद्विका डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी। रुद्रांश गुस्से में कमरे के बाहर आकर नीचे हॉल में बैठ जाता है। सावित्री जी उसे देखकर, क्या हुआ? रुद्रांश बोला, कुछ नहीं, आपकी बहू की तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सावित्री जी घबराते हुए, तबीयत खराब है तो डॉक्टर को यहीं बुला लो ना। रुद्रांश बोला, वो पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार हो तब ना। इधर लगभग 8-10 दिन से उसकी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन अपनी जिद छोड़ नहीं रही है। सावित्री जी बोली, 8-10 दिन से? वैसे हो क्या रहा है? अद्विका नीचे आते हुए, कुछ नहीं माँ, ये इसी तरह परेशान हो रहे हैं। रुद्रांश बोला, हाँ हाँ, सुबह उल्टी मुझे हुई थी ना, चक्कर मुझे आ रहे हैं, मैं इसी तरह परेशान हो रहा हूँ। हालत देखी है आपने अपनी? सावित्री जी गहरी नज़रों से अद्विका को देख रही थी। अद्विका उन्हें इस तरह देखते हुए ऑकवर्ड फील करती है। सावित्री जी उसे अपने पास बुलाती हैं। अद्विका घबराते हुए उनके पास जाकर बैठती है। सावित्री जी उसकी कलाई अपने हाथों में लेते हुए, कब से तबीयत खराब है? अद्विका बोली, माँ तबीयत खराब नहीं है, यही ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, रुद्रांश बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ, ऐसी हालत में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रुद्रांश बोला, कैसी हालत? आपको भी लग रहा है ना इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है? मैं कह रहा हूँ तो मान ही नहीं रही हैं। सावित्री जी बोली, तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ बुरी खबर नहीं, बहुत अच्छी खबर है। रुद्रांश हैरानी से, ये क्या कह रही हैं माँ? सावित्री जी अद्विका की तरफ देखती हैं। अद्विका को कुछ कुछ समझ आ जाता है। उसका चेहरा ब्लश करने लगता है। वो शर्माकर कमरे में चली जाती है। सावित्री जी मुस्कुराकर, क्योंकि तू बाप बनने वाला है? रुद्रांश अभी भी कन्फ्यूजन से, उसकी तबीयत खराब है, इसमें मेरे बाप बन? कहते कहते उसे समझ आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से सावित्री जी के गले लगते हुए, सच में माँ? सावित्री जी उसकी पीठ पर थपथपाकर, मुझे तो यही लग रहा है, आगे डॉक्टर से कंफर्म कर ले। रुद्रांश खुशी से अपने माँ को आई लव यू बोलते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ जाता है। इस वक्त वो जो फील कर रहा था उसे शब्दों में बता पाना नामुमकिन था। कमरे में अद्विका पेट पर बैठी अपने पेट पर हाथ रखे आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। रुद्रांश कमरे का दरवाज़ा लॉक कर उसके करीब आ रहा था, वो भी अद्विका के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए। क्या सच में माँ ने जो कहा वो फील हो रहा है? अद्विका उसे सीने से लगते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रुद्रांश उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके चेहरे पर किस की बौछार कर देता है। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वो अद्विका को बेड पर लेटाते हुए, आज आपने इस एनिवर्सरी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है, आई लव यू जान। अद्विका भी उसके गालों को चूमते हुए, आई लव यू हमारे बेबी के पापा। रुद्रांश उसके पेट पर से कपड़ा हटाते हुए उसके पेट पर चूम लेता है। वो अपने बच्चे से ना जाने क्या क्या बात करने लगता है, जैसे कि बेबी उसके सामने हो। अद्विका उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, अब छोड़ भी दीजिए, नीचे पार्टी की तैयारी भी करनी है। रुद्रांश उसके चेहरे के पास आते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं डेकोरेशन वाले को बोल देता हूँ, वो आकर डेकोरेशन कर जाएंगे, लेकिन खबरदार जो आप बेड से नीचे उतरे। माँ ने कहा है ना, अब आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहले तो डॉक्टर के पास चल रही हैं, अब कोई जिद नहीं चलेगी आपकी। अद्विका बोली, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है?
रुद्रांश उसके गालों पर अपने हाथ रख, जरूरी नहीं होता तो मैं शौक से ले जाता क्या आपको। अद्विका नामे सिर हिला देती है। रुद्रांश उसके माथे को चूमते हुए अपना मोबाइल लेकर अपने पहचान के एक डॉक्टर को फ़ोन कर एक अच्छी गायनोलॉजिस्ट के बारे में पता कर उसका अपॉइंटमेंट ले लेता है। तब तक सावित्री जी जूस का गिलास लेकर आती हैं और अद्विका को अपने सामने ज़बरदस्ती जूस पिलाती हैं। रुद्रांश नाश्ता करके उसे लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। तब तक सावित्री जी डेकोरेशन वालों से पूरा हॉल डेकोरेट करवा देती हैं। आज तो उनकी भी खुशी दोगुनी हो गई थी। दादी जो बनने वाली थी, उन्होंने अद्विका का कमरा भी डेकोरेट करवा दिया था। अद्विका अब 3rd फ्लोर पर नए बने कमरे में रहती थी जो सारी सुविधाओं से युक्त था। रुद्रांश ने उस कमरे को अपने मन मुताबिक डिज़ाइन करवाया था। डॉक्टर अद्विका का चेकअप करके बता देती हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, 1.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी रिपोर्ट कल आने की बात कहते हैं और कुछ आयरन कैल्शियम की दवा लिख कुछ ज़रूरी सलाह देती हैं। रुद्रांश अद्विका को लेकर घर आता है। तब तक उसके दोस्त भी आ गए थे। सावित्री जी ने अभी उन लोगों को कुछ नहीं बताया था। रुद्रांश जब उन्हें बताता है तो सभी लोग चहक उठते हैं। शीतल और शिवम की 1 महीने की बेटी थी। धीरे धीरे शाम तक रुद्रांश के रिश्तेदार और जगदीश शास्त्री भी आ जाते हैं। सावित्री जी जगदीश शास्त्री को जब खुशखबरी सुनाती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अद्विका को गले लगाते हुए ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पार्टी अच्छे से हो जाती है। रुद्रांश अद्विका का बहुत ध्यान रख रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।